प्रक्रिया को संशोधन से संबंधित है। पहले था कि राज्यसभा कैंडिडेट उसी स्टेट का हो सकता है, अब इस बंधन को दूर किया गया। अब जैसे अब देखो, अभी जो एमपी जो राज्यसभा के हैं, यहां से धर्मेंद्र प्रधान रहे हैं जो कि उड़ीसा से रहे हैं। एक बार यहाँ निर्मला सीतारमण भी यहाँ से रही सांसद राज्यसभा की। इस तरह का कोई किसी स्टेट का बंधन नहीं है, कोई भी स्टेट का रह सकता है। उसका प्रपोजल उसी स्टेट का रहना चाहिए, ये जरूरी किया गया है बस। दूसरा था ओपन बैलेट सिस्टम शुरू किया गया है। जैसे राज्यसभा का चुनाव आप जानते हैं, जो एमएलए वोट डाक काटते देते हैं उसमें, तो पहले एमएलए बैलेट पेपर इशू होता था, बंद करके वो डाल देते थे डिब्बे में। अब उन्होंने चेक किया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको दिखाना पड़ेगा अपने पार्टी के पोलिंग एजेंट है उसको कि आपने किसको वोट डाला। इसको चेक करने के लिए कि कोई एमएलए किसी कैंडिडेट से पैसों से लेकर या किसी कारण से प्रभावित होकर कि उसको वोट न डाल दे। कांग्रेस कह रही है कि इसको वोट डालने के लिए अपने कैंडिडेट को, पता चला बीजेपी को डाल रहे हैं या बीएसपी को डाल रहे हैं। इसको चेक करने के लिए उन्होंने कहा आप दिखा कर आपको करना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्टिंग हुआ, सुभाष अग्रवाल को आप जानते होंगे, जी न्यूज़ के मालिक हैं। वो इंडिपेंडेंट के रूप में लड़े हरियाणा से, तो उनके पास ना बीजेपी के एमपी थे ना कांग्रेस के, ना वहाँ जो दूसरी लोकल पार्टी जो हैं, हरियाणा जनशक्ति पार्टी या क्या क्या पार्टी है, दिग्विजय चौटाला और दूसरे लोगों का, अजय चौटाला, 2-3 गुट हैं वहाँ। तो उनको बीजेपी का समर्थन था सुभाष अग्रवाल को, लेकिन और ज़्यादा वोट नहीं था बीजेपी के पास वहाँ, तभी वो सुभाष अग्रवाल चुनाव जीत गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, ओपन बैलेट सिस्टम भी है, सब कुछ है, तब कैसे जीत गए? सबको देखा वोट डाला था उन्होंने। एक्चुअली जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा में जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है इस तरह का एक अलग से पेन देता है जो अलग तरह का होता है, और उससे अपेक्षा की जाती है कि इस अपेक्षा क्या कानूनन बंधन है कि उसी से आप क्रॉस लगाएंगे जिसको आप देना चाहते हैं। तो ब्लैक था वो, तो उस पेन से ना लगाकर कांग्रेस के कुछ एमएलएज ने स्केच पेन या दूसरे पेन से क्रॉस कर दिया। दिखने से लग रहा था ब्लैक ही है, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो इनवैलिड हो गया वो, और इससे सुभाष अग्रवाल जीत गए। तो हर एक चीज में रूट निकाल लिए जाते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट, ये जो तरह तरह के रिफॉर्म्स हैं उसको एक्ट, जब तक इंडिया में हम चूंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, कोई बात ऐसे नहीं चलेगा, आपको तो नियम बनाना पड़ेगा। तो इस तरह एक्ट्स और रूल्स बनाकर पूरी व्यवस्था को कंट्रोल की जाती है। इसमें जो पहला 2 है, इस क्वालिफिकेशन वगैरह तय करता है। पहला ये क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये जो है चुनाव प्रक्रिया में रिटर्निंग अफसर के रोल वगैरह करता है। डिलिमिटेशन के बारे में आपको मैंने बताया था, डिलिमिटेशन कैसे होते हैं, जम्मू कश्मीर का मैंने बताया था, रंजना देसाई कमीशन के बारे में आपको। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के को कितने सैलरी मिलेंगे, कितना काज का, सब लिखा रहता है। ये 2003 के एक्ट में प्रॉक्सी वोटिंग का प्रोविजन जोड़ा गया था, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये भी वो जो इलेक्शन बॉन्ड और ये सब के बारे में बात था। बैक करो, बैक, नेक्स्ट, आगे बढ़ो। हाँ, इसमें मैंने बताया था आपको वो कि जो आईटी 20,000 से ऊपर जाने वाले को आईटी रिलीफ देने का। बैक करो भाई, बढ़ जा रहा है। अच्छा, ऐसा है, ठीक, आ गया। डिलिमिटेशन एक्ट में बात हो ही गई, रहने दो, नहीं ठीक है, रहने दो, हम दूर से बता देंगे। हाँ, आगे बढ़ो, बस ठीक है, नहीं और बैक, आगे करो, आगे पीछे आ गया, आगे, बस ठीक, 6 पर, हाँ ठीक है, हो गया। ये खुसरा भारत वाले केस में ओपन बैलेट का जो भी राज्यसभा में बात किए थे ना, ओपन बैलेट में खामी कैसे निकाला जाता है मैंने बता दिया था आपको। अभी ठीक है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1991 के बारे में बात हो ही गया।
ये सब मेन है, जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया, इसके तहत उसको किया गया है। नेक्स्ट आइए, 7वां, 7th, हाँ, जिसको मैंने बताया कि आपको बाद में बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत में 6 नेशनल पार्टी हैं। 54 स्टेट पार्टी हैं और 2597 अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। 2597, ये संख्या घटती बढ़ती है। घटती बढ़ती इसलिए है कि ये निर्धारित होता है कि आप को कितना % वोट मिला है चुनाव में। तो कोई स्टैटिक जानकारी नहीं है, डायनेमिक है ये। तो अब आज की बात करें, हो सकता है कल बदल जाए। आज की स्थिति में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी, जिनका चुनाव चिन्ह कमल है और ये दक्षिणपंथी पार्टी कहलाती है। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। ये सेंटर पार्टी है, सेंट्रलिस्ट है, मतलब बीच रास्ते में जाने वाली है। आपको हम बताएंगे लेफ्ट और राइट के बारे में क्या होता है। अब ये सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इनका चुनाव है हैमर, स्टिक, सिकल एंड स्टार, जानते होंगे, ये लेफ्ट विंग की पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका चुनाव चिन्ह हाथ है और ये सेंटर लेफ्ट के रूप में जाना जाता है। ये कुछ सेंटर में भी चलती है, कुछ लेफ्ट माइंड साइड भी। आम आदमी पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और ये सेंट्रलिस्ट पार्टी है। और एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह बुक है, ये सेंटर राइट है। तो राइट लेफ्ट में ये है 3 तरह की मैंने लोग व्यवस्था बना लिए हैं। ऐसे हमारा संविधान या कहीं कुछ लिखता नहीं है, लेकिन आम बोलचाल के बता जाए कि ये दक्षिणपंथी पार्टी है, वामपंथी है, ये मध्यम मार्गीय पार्टी है, इस तरह की बातें होती है। तो दक्षिणपंथी पार्टी उसको कहा जाता है सामान्यतः जो बोलते हैं कि हम पुराने परंपराओं पर गर्व करते हैं और वहाँ के मेजॉरिटी पॉपुलेशन का सपोर्ट करते हैं, इनको दक्षिण पार्टी माना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइज। लेफ्ट, इसके बिल्कुल जो वामपंथी पार्टी है, उनका विचार कुछ अलग होता है। वो सोचते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, पूरे विश्व में जितने गरीब हैं सब एक हैं। उनका बहुत व्यापक सोच है और ये गरीब जो हैं, ये अमीर जो हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अलग अलग वामपंथी विचारधाराएं हैं। और सेंटर वाले ये बोलते हैं कि नहीं, ना राइट सही है ना लेफ्ट सही है, हम सही हैं, हम बीच मार्ग में चलते हैं। हमने 2 लेफ्ट साइड की भी अच्छी बातों को लिया है और राइट साइड का अच्छी बात लिया है। कुछ पार्टी हैं जो कि कांग्रेस जैसे सेंटर और लेफ्ट है, सेंटर में लेफ्ट की तरफ झुकान है, वामपंथी तरफ झुकान है। और जैसे आप नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है वो सेंटर लेफ्ट है, बीच में चलती है, लेकिन बीजेपी की तरफ झुकाव है, इस तरह का बना हुआ है। लेकिन अब जैसे आम आदमी पार्टी है, बीच में चलती है, बोलते हैं हम ही सही है। तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि उसका आप मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। तो ये सब पार्टी आप जानते ही होंगे, सिर्फ नेशनल पीपुल्स पार्टी नया जुड़ा है इसमें। तो ये क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलर पार्टी है ये, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा सब में इसका प्रेजेंस है। और अभी मेघालय में जो कोनार्ड संगमा है वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए हुए हैं, ये वही पार्टी है। इसलिए मैंने लिखा ना इनको नेशनल पार्टी ऑफ सेंटर लेफ्ट राइट, मतलब सेंटर की चलने वाली पार्टी है लेकिन राइट की तरफ झुकाव है। तो ये बीजेपी समझौता कर लिया है इन लोगों ने। इस तरह भी 6 पार्टियां हैं। ये चेंजेस होते रहते हैं, कैसे चेंज होता है आपको हम बताएंगे आगे। इसके पहले इसमें कौन हट गई, हम वही बता रहे हैं आपको, 2-3 पार्टियां हट गई इसमें। अभी ये लेटेस्ट है, आज के डेट का है ये। तो इससे तृणमूल कांग्रेस हट गई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हट गई, शरद पवार वाली 2 पार्टी हट गई इससे।
मैंने दो पार्टी, जो नई पार्टी जुड़ी है इसमें आप जुड़ गई है, आप पहले नेशनल पार्टी नहीं थी, और नेशनल पीपल्स पार्टी भी एक तरह से नई पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी के रूप में जुड़ गई। चलिए चलते रहता है ये, आपको हम बताएंगे। अब इसमें सिर्फ जो एलिफेंट आप देख रहे हैं, चुनाव चिन्ह सामान्यतः किसी जीव, किसी एनिमल को नहीं दिया जाता है, पहले दिए गए थे तो बाद में विरोध हुआ। पेटा को आप जानते होंगे, पेटा एक संगठन है जिसकी यहाँ मेनका गांधी चीफ हैं इंडिया में, पीपुल फॉर द इथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। कोई कुत्ते को ही मार रहे हैं तो लोग हल्ला करते हैं क्यों मारा जा रहा है, केस लॉज हो जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप चुनाव चिन्ह आप एनिमल को ना दें, ये इससे उनका क्या कहते हैं, उनको मारने की टेंडेंसी डेवलप होती है लोगों को, ये है वो है। तो पहले कुछ चुनाव चिन्ह जानवर दिए जाते थे, किसी को गाय बछड़ा, इवन कांग्रेस को गाय बछड़ा का चुनाव चिन्ह था। लेकिन अब जब से पेटा एक तरह से संविधान में जब ये चुनाव सुधार हुए, उसमें ये हुआ कि हम किसी को अब जानवर चुनाव चिन्ह नहीं देंगे, न तितली देंगे, ये देंगे, सब मना किया गया। सिर्फ आज की स्थिति में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास हाथी है और कुछ और पार्टियों के पास हाथी को एक्सेप्शन दिया गया कि चूंकि हाथी को कोई मार नहीं सकता है, तो इस कारण इस पर कोई ज्यादा खतरा नहीं है। टाइगर शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, शिवसेना जानते हैं आप, शिवसेना में दो फाड़ हो गए। एक तो ओरिजिनल आयोग ने डिक्लेयर कर दिया शिंदे गुट को शिवसेना दे दिया गया, और जो उद्धव ठाकरे हैं उनको मसाल दे दिया गया। तो जो शिवसेना शिंदे गुट है, जो बाल ठाकरे हैं का जो ओरिजिनल पार्टी शिवसेना है, तो वो जब बैठते थे तो पीछे आप देखते हो कि बाघ का फोटो आते, एक बाघ रहता है उसकी बैठा रहता है। तो वो सिर्फ उतना ही रिलैक्स दिया है शिवसेना को कि आप बाघ का उपयोग आप चुनाव चिन्ह में नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने उस पर प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हो। चुनाव चिन्ह लेकिन नहीं है। चुनाव चिन्ह का क्या है? तीर कमान है। मैंडेट। अब कोई पार्टी के कैंडिडेट खड़ा होता है, जैसे मान लीजिए शिवसेना का ही हुआ, शिवसेना तो नहीं है, मान लीजिए ये बहुजन समाज पार्टी का ही खड़ा हुआ, तो उसके कैंडिडेट के लिए आता है टिकट। आप बोलते हो टिकट नहीं आया, टिकट नहीं आया। टिकट क्या था? वही मैंडेट है। ये दो फॉर्म में होता है, फॉर्म ए और बी। इसमें ये सब जानकारी आपको किताबों में नहीं मिलेगी, बहुत ये मेहनत से इसको कलेक्ट किया गया है, तो आप लोग इसको नोट याद रख लेना, इसको इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैंडेट में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट कांग्रेस से लड़ रहा है, तो वो टिकट दिया जाता है। टिकट कौन देते हैं? वो तय करता है पार्टी का नेशनल पार्टी हेडक्वार्टर, किसको हम देंगे और किसको अथराइज करेंगे। कभी कभी होता है वहीं से दिल्ली से ही होता है, कभी कभी वो होता है कि लोकल लेवल पर किसी को अपॉइंट कर देते हैं कि आपको अधिकार दिया जाता है, कभी कभी स्टेट लेवल को दे दिया जाता है। तो फॉर्म ए में उसको अथराइजेशन होता है कौन करेगा, फॉर्म बी में होता है किस आदमी को टिकट दिया जाएगा। तो फॉर्म ए तो पहले आ जाता है कि इस आदमी को अधिकृत किया जाता है कि कांग्रेस का टिकट बांटेगा। फॉर्म बी लास्ट मोमेंट में आता है, जिस दिन उसका टिकट हम आएंगे शेड्यूल में, उस दिन तक टिकट आ जाना चाहिए। देखते हो इसलिए हेलीकॉप्टर से टिकट लेकर लोग आते हैं, कभी कभी लास्ट मोमेंट टिकट फाइनल होता है। वही टिकट महत्वपूर्ण है। टिकट जब नहीं आया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, कारण क्योंकि उसने प्रस्तावक भी नहीं भरे होते हैं अपने, उसमें तो रिजेक्ट हो जाता है उसका नॉमिनेशन पेपर। मैंडेट एक तो यह है कि उस पर पार्टी ऑथराइज करती है किसी कैंडिडेट को कि आप हमारे कैंडिडेट हैं। प्रपोजल मैंने बता दिया कि नेशनल पार्टी के लिए वह एक प्रपोजल काफी है, इंडिपेंडेंट के लिए 10। सिक्योरिटी मनी जैसे मैंने कहा था कि आपको बाद में बताएंगे, तो पहले अब हो गया है कि सिक्योरिटी मनी 25,000 हो गया है एमपी के लिए, और एमएलए के लिए हो गया है 10,000 रुपये। उतना जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी मनी अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो। इसमें SC/ST के लिए 50% हो जाता है। अब नेशनल पार्टी कैसे होगा ये लिखा हुआ है, आप देख लो। आप ये हमेशा चेंज होता है, डायनेमिक है। 4 स्टेट में 6% वोट लाया हो और 4 सीट लोकसभा का जीता हो। हाँ? नहीं 4 है, चेक कर लेना, हो सके टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, चेक कर लेना। जहां तक मेरी जानकारी 4 ही है। स्टेट पार्टी में 3 है। आना, आप आएंगे, हम लोग आएंगे स्टेट पार्टी में। आज नीचे आओ। 2% लाया हो, 2% सीट 11 लाया हो लोकसभा में,
और 3 स्टेट से लाया हूँ 11 सीट, ये है, यहाँ 3 आ रहा है, आप इसको चेक कर लेना, चेक है, हम ये सही है मेरे विचार से। और दूसरा है कि स्टेट पार्टी के रूप में 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज हो तो नेशनल पार्टी होगा। ये डायनेमिक डाटा होता है, हर एक में चेंज होते रहता है इलेक्शन। अभी हम आपको जो बताया वो लेटेस्ट है। नेक्स्ट, अब स्टेट पार्टी कैसे क्या है, जैसे कि यूपी में समाजवादी पार्टी है, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, आंध्र प्रदेश में बीआरएस है, महाराष्ट्र में शिवसेना है। इस तरह स्टेट पार्टीज हैं। एनसीपी भी हो गई है स्टेट पार्टी अब। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को चुनाव चिन्ह आयोग आवंटित करता है। तो हम लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि 57 स्टेट पार्टी हैं, आप देख लेना इंटरनेट वगैरह मिल जाएगा आपको किसको क्या चुनाव चिन्ह है। इसके लिए भी जो क्राइटेरिया वो लिखा हुआ है, 4 स्टेट में 6% बुलाइए एंड विंस 2 सीट इन असेंबली, ये होना चाहिए। 6% वैलिड वोट आई है और 1 सीट इन द लोकसभा, या 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स इन असेंबली विच एवर इज मोर, ये हो जाए। 1 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन फॉर एवरी 25 मेंबर्स अलॉटेड, हर एक 25 में 1 सीट अगर आ जाता है तो स्टेट पार्टी है। इफ इट सिक्योर्स, अब जैसे यहाँ 25 है तो एमपी में अगर मान लीजिए 29 सीट है तो कम से कम 2 अगर सीट ले आता है कोई स्टेट कोई पार्टी तो उसको मिल जाएगा। If it secure 8% of total valid vote poll in the state at the general election of लोग, ये है 8% अगर ले आता है तो मिल जाएगा उस स्टेट का। स्टेट पार्टी इन 3 स्टेट्स, सीपीआई, जेडीओ, जेडीएस, टीएमसी, 3 स्टेट में स्टेट पार्टी है ये। टीएमसी कहाँ कहाँ है? असम में है, मेघालय में है और असम में है, 3 जगह है, असम, वेस्ट बंगाल और बंगाल। जेडीएस जनता दल जेडीएस है वहां कर्नाटका में, और तमिलनाडु और तेलंगाना मोस्ट प्रोबेबली। देख लेना आप, ये सब चीज लिखा हुआ, चेंजेस होते रहते हैं इसलिए इसको स्टैटिक नहीं किया जा सकता है। उसे स्टेट पार्टी 2 स्टेट्स के हैं, इसमें भी मैंडेट होता है, पार्टी का टिकट आता है, इसमें प्रपोजर 2 ही रहते हैं। सिक्योरिटी मनी से मैंने बने बता दिया आपको, लोकसभा के लिए 25,000 रुपये, एमएलए के लिए 10,000 रुपये और SC/ST के लिए 50% रिबेट है। नेक्स्ट, अब ये इलेक्शन की जब घोषणा होती है, जब हमारी मतदाता सूची तैयार हो जाती है तब निर्वाचन आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है। जैसे एमपी में चुनाव लगभग नवंबर में है तो सितंबर में घोषणा हो जाएगी। उसके पहले हम लोगों का दायित्व होता है, स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि मतदाता सूची अपडेट कर लीजिए आप। तो मतदाता सूची अपडेट हमारा जो होगा 1 जुलाई की स्थिति में हो जाएगा। अगर अक्टूबर में करती है तो अक्टूबर की स्थिति में अपडेट होगा, वो लेटेस्ट होना चाहिए। जिस दिन मतदाता सूची इंफॉर्मेशन जाएगा कि अपडेट हो गया है, उस दिन इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाता है। जनरली इलेक्शन कमीशन की बैठक हर एक फ्राइडे को होती है, लेकिन उसके पहले भी बैठक हो सकती है, कोई बंधन नहीं है। इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया तो उस दिन से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। सभी से अपेक्षा की जाती है बड़ी राजनीतिक दलों से और जो प्रपोज्ड हमारे कैंडिडेट हैं उनसे कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको कि समान अवसर प्रदान करने के नियम है और क्या क्या प्रोविजंस है, मैंने आपको डिटेल बताया है। अब उदाहरण के तौर पे दिया है मैंने कि मोस्ट प्रोबेबली कर्नाटका का है। तो कर्नाटका में जो अनाउंसमेंट हुआ था कि 13/4 को इस दिन से इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गया और गजट नोटिफिकेशन 13/4 को हुआ, तो 13/4 से लेकर 20/4 तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। नॉमिनेशन का मैंने बता दिया कि कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने सिक्योरिटी मनी लगेगी, क्या नियम कायदे सब बता दिया मैंने। तो ये आपको 7 दिन की अवधि दी गई है, आप फॉर्म भर सकते हैं अपने नॉमिनेशन। उसका जो नॉमिनेशन पत्र प्राप्त होता है उसकी स्क्रूटनी होती है, 1 दिन होती है। एक दूसरे दिन 21 तारीख को नॉमिनेशन स्क्रूटनी हो जाएगी कि आपका आवेदन सही है कि गलत है। अब उसमें मेन रहता है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, जैसे उम्र है विधायक के लिए कि 25 वर्ष होनी चाहिए।
तो 25 का डेट इस दिन होना चाहिए, स्क्रूटनी के दिन। ये महत्वपूर्ण है। और आपको योग्यता जो भी उसका है उस दिन फुलफिल होना चाहिए। अगर नहीं है फुलफिल आपका तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विड्रॉवल, इसी दिन आपको स्क्रूटनी जो है इसमें शुरू होने के पहले आपका मैंडेट आ जाना चाहिए, पार्टी का टिकट। ये महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली होता है कि जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 20 तारीख को 3 बजे शाम तक, 3 बजे दोपहर तक का नियम रहता है कि पार्टी टिकट फाइनल कीजिए आप लोग। अगर नहीं टिकट दे पाए तो इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंट क्या हो, निर्दलीय भी नहीं हो रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। उस दिन देखा जाता है, स्क्रूटनी किया जाता है, स्क्रूटनी का टिकट मिल गया है उसे तो ठीक है, अदरवाइज वो खत्म, रिजेक्ट। अगर उसने इंडिपेंडेंट के रूप से अलग फॉर्म भर दिया तो बात अलग है। इसके बाद कैंडिडेट को अपने नाम वापसी का समय दिया जाता है। इसमें बार्गेनिंग होती है, जैसे मैंने बताया, लोग भर देते हैं पैसे लेने के लिए, सब चलते रहता है प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में। डेट ऑफ पोल है, ये हो गया। काउंटिंग का डेट देखिए 10 तारीख को था, 13 तारीख को काउंटिंग, 2-3 दिन के, 11 को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि मान लो 10 तारीख को कुछ मतदान केंद्र लूट लिए गए, बूथ कैप्चरिंग हो गई, तो रिपोल होता है इसी के बीच में। 10 से लेकर 10 तारीख को रिपोर्ट हो गया कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुआ है, रिपोल कराया जाए, तो 11 या 12 को हो जाएगा रिपोल, और फिर 13 को काउंटिंग हो जाएगी। और उसके बाद 15 तारीख को उसका इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं संबंधित आरओ। एमएलए के लिए संबंधित एसडीएम होते हैं, और एमपी के लिए संबंधित कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर होते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उसका गजट पर पब्लिकेशन होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, और वो फिर विजयी घोषित हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये इलेक्शन मशीनरी है, हाईएस्ट लेवल पर भारत का निर्वाचन आयोग है जो पूरा चुनाव व्यवस्था कराता है। स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर होते हैं, रिटर्निंग अफसर होते हैं जो कि कलेक्टर होते हैं। सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम होते हैं जो कि आरओ होते हैं एमएलए चुनाव के लिए, और इलेक्टेड रजिस्ट्रेशन अफसर होते हैं, एआरओ होते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तहसील लेवल पर एआरओ होते हैं एमएलए चुनाव के लिए, और मतदाता के लिए ईआरओ होते हैं, एईआरओ होते हैं, असिस्टेंट ईआरओ होते हैं। सेक्टर अफसर होते हैं इसमें चुनाव के समय, सेक्टर अफसर सुपरवाइजर कहलाते हैं। वो जो मतदाता सूची काम देखते हैं उसको सुपरवाइजर कहते हैं, और जो चुनाव के दिन जो ड्यूटी देखते हैं वो सेक्टर अफसर कहलाते हैं। बूथ लेवल जो चुनाव होता है चुनाव के दिन प्रिजाइडिंग अफसर कहलाते हैं, पोलिंग अफसर कहलाते हैं। बूथ लेवल चुनाव होता है, और जब मतदाता सूची बनते हैं तो बूथ लेवल अफसर कहलाता है, बीएलओ। काउंटिंग में काउंटिंग सुपरवाइजर होते हैं हर एक टेबल पर। एक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल होते हैं, हर एक में काउंटिंग सुपरवाइजर होते हैं, काउंटिंग असिस्टेंट्स होते हैं, और काउंटिंग के आरओ होते हैं, फिर एआरओ होते हैं। इस तरह पूरी व्यवस्था है, इसके तहत पूरे चुनाव होते हैं। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा है आज। चलिए, ऑब्जर्वर्स। तो ये चुनाव के लिए तो स्टेट मशीनरी लगी रहती है। इलेक्शन कमीशन कुछ ऑब्जर्वर से भेजते हैं पर्यवेक्षक के रूप में। उद्देश्य यह है कि कोई लोकल जो अफसर्स हैं मिल ना जाए किसी पार्टी विशेष से, रूलिंग पार्टी से, तो उसको निगरानी के लिए ऑब्जर्वर्स भेजे जाते हैं। अब जैसे अभी हम पिछले चुनाव में 2022 में हम पीलीभीत गए थे उत्तर प्रदेश ऑब्जर्वर बनकर, और मेरी ड्यूटी तो काफ़ी लगी ऑब्जर्वर में। मैंने कश्मीर में ड्यूटी किया है 2 महीने, पंजाब में ड्यूटी किया है 2 महीने, आजमगढ़ यूपी में 2 महीने, पीलीभीत यूपी में 2 महीने, तो महाराष्ट्र में मैंने नांदेड़ में 2 महीने। इस तरह करके मैंने लगभग अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी किया है ऑब्जर्वर के रूप में। तो हम लोग दूसरे स्टेट में भेज जाते हैं कि जाके देखिए वहाँ फेयर चुनाव हो रहा है कि नहीं, कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी पार्टी विशेष से मिल तो नहीं गए हैं, और चुनाव के सभी नियम कायदे का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग पूरा देखते हैं वहाँ। और फिर जनरल फिर ऑब्जर्वर्स जो हैं वहाँ जाकर माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त करते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्कूल टीचर होते हैं, बैंक के कर्मचारी होते हैं, रेलवेज के होते हैं, पोस्ट ऑफिस के होते हैं, इनके कर्मचारियाँ होते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स। ये भी बूथ पर रहते हैं, देखते हैं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई टीचर है, ये सब मिल तो नहीं गए किसी पार्टी से, उनसे पैसे तो नहीं ले लिए हैं, या उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई विशेष प्यार तो नहीं है। उसी तरह पुलिस ऑब्जर्वर भी भेजे जाते हैं कि देखें पुलिस का ड्यूटी सही से लगी है कि नहीं। जो उसमें इलेक्शन में सेंट्रल पैरामिलिट्री सीआईएसएफ सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है, बीएसएफ की ड्यूटी लगती है, रेलवे पुलिस की ड्यूटी लगती है। इनको प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, बूथ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
फ्लाइंग स्क्वाड में लगा दिया आपने, इस तरह के देखे जाते हैं, ये लोग पूरी ड्यूटी लगाई जाती है। एक्सपेंडिचर, मेन एक्सपेंडिचर देखो आप, ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी जीत जाए, वही मैंने कहा ना, इसके लिए आयोग एक भेजता है देखने, इनकम टैक्स अफसर्स को, वो देखता है कि कितने आपकी कुर्सियां लगी हुई हैं, कितने टेंट लगे हुए हैं, और उसको पूरा कैलकुलेट होता है कि एक कुर्सी का किराया कितना होगा, 2 रुपया होगा, 5 रुपया होगा, उसके अनुसार कैलकुलेट किया जाता है आपने कितने घंटे हेलीकॉप्टर का यूज किया। अभी चुनाव हुए थे तो बीच में पिछले साल शिकायत हुई थी कमलनाथ जी की, हेलीकॉप्टर का बहुत उपयोग किए हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ गया है, कॉस्ट इनका चुनाव में बढ़ गया है, शिकायत हुई, जांच में वो सही नहीं पाई गई, लेकिन शिकायतें होती हैं। उद्देश्य ये है कि जो लिमिट दिया गया है उसमें आप खर्च कीजिए। फिर आप ना अपने स्टैंड भी नियुक्त कर लेते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, सामान्यतः नहीं होते तो स्टेट गवर्नमेंट में लगाए जाते हैं। अवेयरनेस के लिए भी ऑब्जर्वर्स आते हैं, जो कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाए जाए। इसके लिए अभी जो अपना ट्रेंड है लगभग 50% के लगभग हो रहा है एवरेज, नेशनल एवरेज, लेकिन कुछ स्टेट में बहुत अच्छे पोलिंग हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि नागालैंड में चुनाव हुआ, मेघालय में चुनाव हुआ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पोलिंग हुआ, 70% 75% पोलिंग हुई। त्रिपुरा में चुनाव हुआ है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ। कर्नाटका में हुआ, अभी वहाँ लगभग 60% पोलिंग हुई। गुजरात में अच्छा पोलिंग परसेंटेज हुआ। तो सही मैंडेट तो तभी आएगा कि जब ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट। आप लोग भी प्रचार प्रसार कीजिए, वोटिंग होना चाहिए, आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन वोट तो दीजिए। नेक्स्ट, ये लास्ट है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? ये वोटिंग कितने तरीके से दिए जा सकते हैं, तो और कितने प्रकार के वोटिंग होते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे आप सोचो कि इलेक्शन में एक आदमी तो बूथ पे जाकर वोट समानता डाल देता है, दूसरा पोस्टल बैलेट के माध्यम से बता दिए, तीसरा प्रोविजन है प्रॉक्सी वोटिंग का, चौथा अभी प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन सहमत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत लोग वोट डालते नहीं है तो आप ई वोटिंग की व्यवस्था कीजिए। वो अभी लेकिन फाइनल नहीं हुआ है कि घर से सब मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा दीजिए, लेकिन अभी वो लागू नहीं। अभी मात्र 3 व्यवस्थाएं चल रही हैं, या तो आप बूथ व्यक्तिगत रूप से जाइए बूथ पर, या यदि पात्र हैं तो आप सर्विस वोटर जाइए, पोस्टल बैलेट, और तीसरा है प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग बहुत से कंट्रीज में है और 2022 से लागू हुआ है भारत में। इसमें ये है जो सर्विस वोटर्स हैं, मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, डिफेंस में जो कर्मचारी हैं, बीआरओ में जो कर्मचारी हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है कि अपने आप वोटिंग राइट अपने कंस्टिट्यूंसी में किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, जो आपके बिहाफ में जाकर वोट डालेंगे बूथ में। ये बहुत क्रांतिकारी कदम है, और इसमें एक फॉर्म भरा जाता है 13F, ऐसे ही कुछ फॉर्म है, भर के वहाँ से भेजता है, जहाँ मान लीजिए जम्मू कश्मीर पोस्टेड है बॉर्डर पर, वहाँ से भेजता है वो कि मेरा ये है नाम, ये है, हमारा इतना, इस मतदान केंद्र में मेरा नाम है, मैं अथराइज करता हूँ कि फला व्यक्ति मेरे तरफ से वोट डाल, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो चाहते हैं उसी को वोट देगा ये। तो वो लेकर जाता है, फिर वोट डालता है, तो वो भेजता है वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ से वहाँ के ऑफिस भेजती है उसको, सर्टिफाई करके कि सिग्नेचर इसका सही है, सब कुछ सही है, इसको आप अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। फिर वहाँ के कलेक्टर को आता है, कलेक्टर फिर संबंधित एसडीएम को देते हैं, फिर एसडीएम बूथ में जो प्रिजाइडिंग अफसर उसको ऑर्डर करते हैं कि इस नाम का कोई व्यक्ति अगर आता है इस बदले में कोई दूसरा नाम, उसको आप आई कार्ड की फोटोकॉपी लेकर आप उसको देने का अधिकार दीजिए, तो वोट दिन डाल देता है। तो ये नई व्यवस्था शुरू हुई है, इसकी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत से कंट्री में है भी। अभी तो लड़ाई ये चल रही है कि दूसरों को भी अधिकार दिया जाए, जो मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक बाहर में पोस्टेड है, काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, यूएस में काम कर रहा है, तो वो भी प्रॉक्सी वोट करें, या पहले पोस्टल बैलेट करने देने का अधिकार है। इसमें आपत्ति ये आती है कि गोपनीयता भंग होती है, पार्टी विशेष किसी को पैसे खरीद लेगी, ये है वो, तो इस कारण अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अब देखिए कब लागू होता है, रिफॉर्म्स तो हमेशा होते रहते हैं। पोस्टल बैलेट बारे में बता दिया आपको मैंने,
कि कौन कौन लोग पोस्टल बैलेट दे सकते हैं। उनको जो भी लेना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं कि हम पोस्टल बैलेट वोट डालना चाहते हैं, कि हमारी ये हम क्वालिफाई करते हैं क्योंकि हम सर्विस वोटर हैं, हम एम्बेसी में पोस्टेड हैं, हम 80 वर्ष के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, हम नहीं चल पाते हैं, हम विकलांग हैं, अंधे हैं, जो भी है, तो हमको पोस्टल बैलेट का दिया जाए। तो फिर उसको कलेक्टर इशू कर देते हैं पोस्टल बैलेट। फिर वो पोस्टल बैलेट जाता है। इसमें दो तरह के केस हैं। जो बूढ़े व्यक्ति हैं और विकलांग हैं उनके मामले में सरकारी कर्मचारी उनके घर जाते हैं और घर जाकर उनको गोपनीयता से वोट डलवाते हैं, घर पर ही। और लेकिन जो सर्विस वोटर्स वगैरह हैं, एम्बेसी में पोस्टेड हैं, बाहर पोस्टेड हैं, उनको डाक पत्र इशू किया जाता है, डाक मत पत्र। फिर वहाँ से भरकर वो भेजते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो काउंटिंग जब जिस दिन शुरू हो उसके सुबह उसके पहले आ जाए किसी भी तरह। इसके लिए पोस्ट ऑफिस अलग से व्यवस्था की जाती है। तो आ जाता है, फिर काउंट कर लिया जाता है। और उसमें पता है कि रियल काउंटिंग के पहले पोस्टल बैलेट को काउंट किया जाए। तीसरा मामला है ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। किसी कैंडिडेट का किसी अफसर का उसी विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लग गई, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाएगा क्योंकि ड्यूटी दूसरी जगह लगी हुई है उसी विधानसभा में। तो उसको इलेक्शन ईडीसी इशू हो जाता है कि दूसरे मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है। यहाँ पर मार्क लग जाता है ईडीसी, यहाँ नहीं डाल पाएगा, वो वहाँ जाकर डाल देगा, एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। एनआरआई को मैंने बताया कि उनको ईपी का इशू नहीं होता है, उनको आप आइए और मतदान केंद्र वोट डाल सकते हैं, भले वो काम कर रहे हैं। नियम क्या है कि किसी का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जरूरी है कि वो 6 महीने से उस स्थान पर रह रहा हो। और 6 महीने से रहने का कानून देखो बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। 6 महीने से रह रहे, इसका प्रमाण यह है कि वह रात में सोता हो। तो एनआरआई लोग का ऐसा मामला है नहीं, तो अमेरिका में सो रहा है रात में, और 6 महीने क्या 6 साल से वहां है। लेकिन इलेक्शन का भारत सरकार ने उनको रिलैक्सेशन दिया कि चूंकि आपको पासपोर्ट है, आप यहीं के नागरिक हैं भारत के, तो आपको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो उनको ये रिलैक्सेशन बंद किया, इसलिए ईपी की इशू नहीं होता है। लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में रहता है, ऑल्दो वो वहाँ 6 महीने से नहीं रह रहे हैं घर पर, वो अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन तब भी उनका नाम मतदाता सूची में है। एक्सेप्शन केसेस में नाम किनका रहता है? जो 6 महीने से उस क्षेत्र में रह रहे हो। 6 महीने रहने का आशय है कि वहां रात में सोते हो। तो एनआरआई जो हैं वो अगर चाहते हैं वोट डालने के लिए, कुछ अच्छे नागरिक में है, उस दिन आते हैं छुट्टी लेकर वोट डालते हैं आकर, ठीक है, सुविधा तो है उन्हें। अब टेंडर वोट बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेंडर वोट वो होता है कि आप मतदान केंद्र गए तो पता चला कि आपके नाम का वोट पहले डल चुका है, किसी फर्जी आदमी ने आकर डाल दिया। तो वो जो रियल मतदाता है वो क्लेम करता है कि भाई हम तो सही मतदाता है, हम तो वोट डालेंगे, मेरा अधिकार है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। उसके लिए निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है कि उसको पोस्टल बैलेट दिया जाता है, उसको बैलेट पेपर दिया जाता है। पोस्टल तो नहीं, बैलेट पेपर दिया जाता है, हार्ड कॉपी, और उसे जिसमें डालना डाल दीजिए और लिफाफे बंद करके रख दिया जाता है। तो बैलेट पेपर है। इसका महत्व तब हो जाता है जब 2 कैंडिडेट को बराबर मत मिल जाए या हार जीत का मामला 1-2 वोट का हो। ऐसा केस बड़ा इंटरेस्टिंग रहा भारतीय इतिहास में। सीपी जोशी राजस्थान के सीएम के कैंडिडेट थे, 2008 की बात हम बता रहे हैं आपको। तो वो राजस्थान के नाथवाड़ा विधानसभा से लड़ रहे थे, और वो चुनाव जीतने के बाद सीएम बनते। उनके विरुद्ध बीजेपी का था कल्याण सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव हुआ, चुनाव में 1 वोट से हार गए वो। तो पता चला कि उनकी वाइफ ने वोट नहीं डाला था। तो हाईकोर्ट गए वो।
हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा, बोले कि हम तो नहीं चाहते इलेक्शन पिटीशन दायर करना, क्योंकि गलती हमारी है, हमारी वाइफ ने नहीं चुनाव वोट किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम पिटीशन दायर करें और टेंडर वोट की काउंटिंग की जाए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 2010 या 11 में, हाई कोर्ट राजस्थान ने। उसने पूरे जांच के बाद पाया कि जो बीजेपी का उम्मीदवार था कल्याण सिंह चौहान, उसकी वाइफ ने 2 वोट डाला था फर्जी तरीके से। एक तो ये था, एक कमी ये, तो उसकी हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसके वाइफ के दोनों बूथ, दोनों को कैंसिल कीजिए, दोनों वोट को। दूसरा, टेंडर वोट भी 2 उसके पक्ष में आए, सीपी जोशी के पक्ष में, और हाई कोर्ट ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया सीपी जोशी को कि आप विजयी घोषित किए जाते हैं। तो तुरंत कल्याण सिंह चला गया वहां सुप्रीम कोर्ट और स्टे ले लिया। तो अब ये बता रहा था आपको टेंडर वोट की महत्ता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बूथ में जाएं और आपका कोई वोट डाल दिया है तो आप निराश हो। अब टेंडर वोट का अधिकार आपको सुरक्षित है आपके पास, और जरूरत पड़ने पर काउंट भी की जाएगी। चैलेंज वोट क्या होता है, जैसे कि आप गए मतदान केंद्र, तो वहां जो पोलिंग बूथ का एजेंट था बीजेपी का या कांग्रेस को बोला, आपत्ति किया, भाई आप तो संजय सिंह नहीं है, संजय सिंह को मैं जानता हूं, वो दूसरा आदमी है, आप गलत आदमी है, आप फर्जी आदमी हो। तो संजय सिंह अपनी आइडेंटिटी सिद्ध करेगा, अपना वोटर आईडी दिखाएगा, आधार दिखाएगा कि हम संजय सिंह हैं, कैसे कह रहे हो कि तुम क्या कहते हैं गलत आदमी है। तो प्रिजाइडिंग अफसर जांच करेगा, समरी ट्रायल करेगा, लगता है कि वो संजय सिंह सही है तो वोट डालने देगा, और लगता है कि वो फर्जी आदमी है, पोलिंग बूथ का एजेंट आदमी सही कर रहा है, तो उसको इंपर्सनेशन का केस बनता है, आईपीसी में अपराध है, उसके तहत थाने में एफआईआर दर्ज कराएगा और जेल जाएगा। फर्जी वोट नहीं डाल सकते हैं आप। अब वैलिड वोट और इनवैलिड वोट 2 तरह के होते हैं। वैलिड वोट वो होता है जो वैलिड है, मतलब सही है। पोस्टल बैलेट में जब होता था चुनाव तो इनवैलिड वोट काफी हो जाते थे। अब ऐसे ही कुछ ऐसे ने 2 जगह वोट डाल दिया, इनवैलिड हो गया, 3 जगह डाल दिया, या किसी को वोट ही नहीं दिया, इनवैलिड हो गया। तो अब इनवैलिड वोट सिर्फ क्या होता है, नोटा इनवैलिड वोट के श्रेणी में आता है कि किसी को वोट नहीं दिया, इट कम्स अंडर दैट कैटेगरी, इनवैलिड हो गया। और भी सर्विस वोटर और दूसरे वोटर को पोस्टल बैलेट दिए जाते हैं, वो कहलाता है, इसमें पोस्टल बैलेट आते हैं, उससे वैलिड और इनवैलिड निकलते हैं। अब वो पोस्टल बैलेट में भी इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट आने लगे हैं आजकल, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से देते हैं, वो आते हैं, कोई डाक से भेज सकता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही भेज सकता है। ये तो इनवैलिड वोट मैंने बता दिया आपको, नोटा इनवैलिड वोट की श्रेणी में आता है, और जो उल्टा पुल्टा डाल देते हैं वो इनवैलिड वोट की श्रेणी में। अब दूसरा पॉइंट था कि मतदान हुआ, आप सुनते हो जमानत जब्त हो गई उसकी। जमानत जब्त हो गई मतलब कि जो वैलिड वोट का अगर 1/6 नहीं मिला उसे, तो जमानत जब्त हो गई। अगर 100 वोट पड़े हैं और उसका 1/6 निकाल दीजिए, अगर 6 वोट नहीं मिले आप उसे, तो वो 100/6 आप देख लीजिए कितना हो रहा है, जितना आ रहा है उतना वोट अगर नहीं मिले तो वो उसकी जमानत जब्त हो। जमानत कितनी थी? लोकसभा के लिए 25,000 और एमएलए के लिए 10,000, वो जब्त हो जाएगी। अगर आपने उतना पा लिया है तो रिफंडेबल है वो, इसलिए सिक्योरिटी मनी कहलाता है। अब दूसरा था काउंटिंग टाई, 2 चुनाव लड़े, 2 एमएलए, दोनों को बराबर वोट मिल गए। ऐसी स्थितियां भी निर्मित हुई हैं, उसको हम बताएंगे आपको। पंचायत चुनाव में अक्सर हो जाता है, नगर पालिका चुनाव में अक्सर हो जाता है, तो दोनों कैंडिडेट को बराबर मिल गए, तो फिर वो लगाएगा आवेदन, नहीं फिर से जांच की जाए, फिर से काउंटिंग की जाए, फिर से काउंटिंग हुई, फिर भी बराबर आ रहा है। उसमें रिटर्निंग अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि आप लॉट से फैसला करेंगे। तो लॉटरी से आशा यह है कि एक क्या नहीं, टॉस नहीं होता क्या है कि इसके लिए आयोग ने निर्धारित किया है कि एक कांच के बर्तन में 2 चिट डाले जाते हैं,
दोनों के नाम डालकर, और दोनों को मोड़कर डाल दिए जाते हैं, और ये किसी थर्ड पर्सन को कहा जाता है कि आप चीट निकालिए, जिसका चीट हो निकलता है वो जीत विजयी घोषित हो जाता है। हा? अब क्या करोगे, बराबर वोट मिल गया, आम जनता ने उसी बराबर दिया तो जनता भी दोषी है। कुछ तरीका तो निकलेगा ना, बैठने से तो अच्छा है कुछ तरीका निकालिए आप। दोनों को बराबर वोट मिले हैं, मतलब दोनों में दम है, दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं, आप पॉजिटिव स्वरूप लीजिए ना, आगे बढ़े। ये मेनली कमीशन में है, देख लीजिए जो जो सुधार के जो काम किए गए हैं। अब जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट निर्वाचन नियमों में संबंधन के लिए बनाया गया था कमेटी, ये जयप्रकाश नारायण 1974 में अनऑफिशियल कमेटी बनाए थे चुनाव सुधार के लिए। दिनेश गोस्वामी का बहुत नाम आता है बार बार इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में। वोरा कमीशन में आता है कि जो आपराधिक तत्व और राजनीतिकों के बीच जो नेक्सस है उसको खत्म करने के लिए। इंद्रजीत गुप्ता का कमीशन था, ये कह रहा था कि चुनाव बहुत महंगा हो गया है, 1 करोड़ आदमी समाधान खर्च नहीं कर सकता है, स्टेट फंडिंग करें, वो भी चल प्रपोजल पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। ये सब कमीशन का है, ये ठीक है। ये सब मेनली जो चुनाव सुधार के लिए जो कमेटियां बनी वो ये। नेक्स्ट, ये तो हुआ चेक चैप्टर। अब बच गए हैं 9:15। आप लोग और सुन सकते हैं, 10 मिनट का है ये। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इसमें बताइए आप, आपको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं? ऐसे बहुत लंबा रहा ये, लेकिन मैंने कोशिश किया। ऐसे चुनाव बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत तरह के इसमें लड़ाइयां चलती रहती है। कोई दिक्कत हो बताओ आप लोग। प्रॉक्सी वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और जो मैंने आपको केसेस बताए हैं, नवजोत सिद्धू केस बताया आपको, देन सीपी जोशी केस बताया आपने, अजीत जोगी का केस बताया, ये सब लाइव एग्जाम्पल्स हैं, कैसे कैसे इस तरह की घटना घटी और फिर बाद में सुधार किए गए आयोग ने। फिर मैंने आपको बताया कि स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं, और ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, हमेशा बदलते रहते हैं। नोटा मैंने पहले बताया कि अगर किसी एक कोई पोस्टल बैलेट आपको दिया गया वोट डालने के लिए, आपने किसी को वोट नहीं डाला, तो ये अवैध वोट की श्रेणी में आएगा। तो नोटा को अवैध वोट की श्रेणी में आता है। मैंने दूसरा आपको बताया, आपने सुना होगा कि ऐसा भी हो सकता है, काल्पनिक है, कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, तो क्या नोटा विजयी हो जाएगा? नहीं होगा, जो उसके बाद होगा उसको मिलेगा। अभी गुजरात चुनाव में बहुत से क्षेत्र में फर्स्ट कैंडिडेट के बाद सेकंड जो रहा है वो नोटा रहा है। मतलब ये ट्रेंड बढ़ रहा है, आप जो कह रहे हैं ना वही ट्रेंड है कि एक समय ऐसा आएगा कि नोटा, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी अच्छे कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग नोटा को ही जिता दें, वोट मिलेगा। लेकिन इससे एक मैसेज जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को। जनतंत्र में बहुत जरूरी है कि मैसेज जाना चाहिए, आम जनता क्या चाहती है, और पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है कि आम जनता क्या चाहती है। अगर उनको लगा कि नोटा वोट आ रहा है, इसका मतलब हमारे में कमी है, हमने अच्छे कैंडिडेट को नहीं दिया, तो अगले चुनाव में सुधारेंगे अपनी व्यवस्थाओं को। नहीं देखिए, एक्चुअली आप बैठिए, समझ गए आपकी बात। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि जो वृद्ध हैं, जो 80 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, या मान लो 20 वर्ष का ही है लेकिन आ नहीं पा रहे हैं मतदान केंद्र में, तो उनको लाने की व्यवस्था की जाए। प्रजातंत्र में पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको पंचायत अपने साधनों से साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर बैठाकर या कार में बैठाकर ले आती है, वोट डलवाती है। कोरोना के समय क्या हुआ, ये घटना 1922 की है, तो उस समय मेरी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में पीलीभीत में, यूपी में, एकदम बॉर्डर था, नेपाल बॉर्डर था वो। तो वहाँ कोरोना का प्रकोप था 2000। तो उस समय ये हुआ कि कोरोना से लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, खासकर जो बूढ़े लोग हैं,
विकलांग हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई कि भाई हमारा कर्मचारी जाएगा पोलिंग के पहले